हेलो दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विथ विकास जहाँ पे आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। यूं कहें कि हम अपने आप को सुंदर बनाने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और कपड़े डिजाइनर होते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमें जब अपने लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करना होता है तो वहां हमें आवश्यकता होती है लिटरेरी डिवाइसेस की। और यही लिटरेरी डिवाइसेस हैं जो आपके लैंग्वेज को खूबसूरत बनाते हैं, जिसे दूसरे शब्द में आप कहें तो फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। चलिए आज के इस सेशन में हम लोग सीखेंगे कि कौन से वो लिटरेरी डिवाइसेस हैं जिनका प्रयोग हम सर्वाधिक अपने लैंग्वेज में करते हैं, खास करके पोएट्री की जब बात आती है, ठीक है, या फिर डेली लाइफ में भी हम जब अपने बातों को एक नए अंदाज में कहना चाहते हैं तो उनका प्रयोग करते हैं। एक एक को हम लोग समझेंगे और साथ ही साथ एग्जाम्पल्स को भी हम लोग देखते चलेंगे। चलिए तो इस चरण में है हमारे सामने फर्स्ट जो हमारा है फिगर ऑफ स्पीच वो है सिमिली। सिमिली को अगर गौर से देखें तो अगर आप इसको देख रहे हैं तो आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा, क्या? सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी, ठीक है, वही सेम चीज है। ये सिमिलैरिटी को दर्शाता है। आखिर ये किस चीज के सिमिलैरिटी को दर्शाता है? तो कहता है ए कंपैरिजन यूजिंग लाइक और एज। कहता है कि जब दो भिन्न चीजों के बीच हम तुलना करते हैं लाइक या एज के माध्यम से, व्हेन वी वांट टू शो द लाइकलीनेस बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स ऑन वन पॉइंट। मतलब जो दो चीज है आपका, मान लिया जाए ए है एक और दूसरा है आपका बी, अगर इन दो भिन्न चीजों में आपको क्या दर्शाना है? लाइकलीनेस दिखाना है। और लाइकलीनेस कितने पॉइंट पे दिखाना है? एक पॉइंट पे। मतलब इन दोनों में समान जो कोई गुण है वो एक है, और वो गुण क्या दिखा रहे हैं आप? किसके माध्यम से? लाइक या एज के माध्यम से। इसी को हम बोलते हैं सिमिली। जैसे कि एग्जांपल में आपको दिख रहा है, हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज द सन। मतलब कहता है उसकी मुस्कान जो थी ना वो सूर्य की तरह चमकदार थी, ठीक है ना। मतलब यहां आप देखें तो एक तुलना किया जा रहा है उसके स्माइल की, किससे? सन से। स्माइल और सन दोनों एक दूसरे से भिन्न है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, और इन दोनों के बीच समानता क्या है? तो ब्राइटनेस को लेकर के। मींस हर स्माइल एंड द सन हैज द वन पॉइंट दैट हैज सिमिलैरिटी इज ब्राइटनेस। अब ऐसे कह सकते हैं, हिंदी में आप इसको ऐसे समझेंगे, जब आप तुलना सा सी से के द्वारा दर्शाते हो, जैसे चांद सा चेहरा, देख रहे हो, चांद सा चेहरा, मतलब चांद में जो चमक है ठीक उसी प्रकार की चमक उसके चेहरे में है, ठीक है ना। आप गीत सुने होंगे, कौन सा? चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। मतलब चांदी के जैसा, चांदी का रंग क्या है? उजला, ठीक है। चांदी जैसा रंग है तेरा, तो रंग उसका क्या है? उजला है, ठीक है ना। सोने जैसे बाल, सोने के जैसा बाल, सोने का कलर क्या है? पीलापन है, तो बाल में भी उनके पीलेपन को दर्शाया गया है। ये कंपैरिजन जो होता है, जो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में किसी एक पॉइंट को लेकर के बाय यूजिंग लाइक और एज, दिस इज कॉल्ड सिमिली। आई थिंक or I hope that you must have got my point. Okay, let's move to the next one, and next one is similar to that. This is metaphor. आप मेटाफर को क्या बोलते हो पता है? मेटाफर को हम लोग बोलते हैं इंप्लाइड सिमिली। इंप्लाइड सिमिली का मतलब क्या है? ये भी सिमिली की तरह ही दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में तुलना को दर्शाता है, ठीक है। लेकिन इसमें है क्या? जैसे हमने बताया था, वहां की दो ऑब्जेक्ट ए और बी है, जिस दोनों के बीच में हमने एक पॉइंट को लेकर के क्या दिखाया था? तुलना दिखाया था बाय यूजिंग लाइक और एज, ठीक है ना। लेकिन यहां पे हम लाइक या एज का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि हम इसमें करते क्या है? इसमें हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं? ए को बी कह देते हैं। ऐसे समझिए, इसमें क्या होता है हमारा? ए कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी तुलना आप बी से कर रहे हो, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, जिसमें एक को दूसरा कह देते हैं। कैसे? देखिए, टाइम इज ए थीफ। कहता है समय जो है क्या? वो एक चोर है। जैसे चोर कब आया, चोरी करके चला गया, पता नहीं चला, ठीक उसी तरह से समय भी ऐसा है जो आके गुजर जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है। नहीं कहता समय का भान ही नहीं रहा। समझ में आई बात? ठीक इसी तरह से आप गीत एक सुना होगा आपने, क्या? चांद
चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना। अब देखिए यहाँ पे चांद किसको कहा गया है पता है आपको? अगर इस गीत को अगर सही रूप में सुने तो चांद यहाँ पे एक क्या है, लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया, मेटाफर। चांद कहा गया है उस लड़की के चेहरे को, बादल में छुपा गया। बादल किसे कहा गया? उसके घूंघट को कहा गया है। मतलब देखिए, घूंघट को आप बादल कह रहे हो और चेहरे को चांद कह रहे हो। ये डायरेक्ट कंपैरिजन है कि मतलब आपने एक चीज को कोई दूसरा जो है उसका पूरा का पूरा गुण आपने दे दिया। दिस इज कॉल्ड मेटाफर। समझ में आई बात? एक पुराना गीत है, आपने सुना होगा क्या? तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तो तुझे सूरज कहूं, मतलब डायरेक्ट कंपैरिजन है, उसे सूरज कहा जा रहा है। मतलब वो आदमी है, उसको आप क्या कर, सेलेस्टियल बॉडी कह रहे हो उसको। दिस इज कॉल्ड मेटाफर एंड दिस इज द पावर ऑफ लिटरेरी डिवाइस, दैट इट कैन मेक एनीथिंग पॉसिबल। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। पर्सोनिफिकेशन, भाई साहब, इसका मतलब होता है आप किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को क्या बना रहे हो? पर्सन बना रहे हो। पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या? मानवीकरण, मनुष्य बना रहे हो। समझ में आ रही है बात? तो देखेंगे पर्सोनिफिकेशन में होता क्या है। कहता है कि गिविंग ह्यूमन ट्रेट्स टू नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स। अब क्या कर रहे हो आप? जो मनुष्य नहीं है, मींस ह्यूमन बीइंग नहीं है, जो कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं है, और आप उसे क्या कर रहे हो? ह्यूमन बना रहे हो। पर्सोनिफिकेशन मतलब पर्सन बना रहे हो उसे आप। जैसे एग्जांपल देखेंगे, द ट्रीज विस्पर्ड इन द विंड। कहता है जब हवा चली ना तो पेड़ जो थे ना, पेड़, उसने क्या फुसफुसाया। अब बताइए, कभी फुसफुसाने का काम कौन करता है? हम आप। जब किसी को कुछ बातें बतानी हो कान में हल्के से, तो कहते हैं कि क्या कर रहे हो, कैसे? ये होता है विस्पर करना, ठीक है ना? मंद मंद आवाज में अपनी वाणी को, अपने विचारों को बताना। दिस इज कॉल्ड विस्पर, ठीक है ना? तो अब ये क्या किया आपने? यहां पे ट्रीज को एक ह्यूमन ट्रेट दे दिया। दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन, ठीक है ना? अब देखो, अब आप कहते हो कि नहीं, अब आप देखो, जैसे कि आपने बोला द ट्रीज आर डांसिंग इन द ब्रीज, हवा चल रही है और उस हवा में क्या है? पेड़ पौधे जो है ना नाच रहे हैं। हल्की हल्की जो हवा चल रही है उसमें उसकी डालियां जो है ना नाच रहे हैं। इसी को बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है हाइपरबोले। हाइपरबोले में क्या होता है? हाइपरबोले में चीजों को, जो भी चीजें आप बता रहे हो, जो भी स्टेटमेंट दे रहे हो आप, ये एग्जैजरेटेड फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं ये? एग्जैजरेटेड फॉर्म में होते हैं। एग्जैजरेटेड फॉर्म का मतलब क्या है? बढ़ा चढ़ा करके, जितना वास्तविक में वो है उसका आप दोगुना दस गुना बढ़ा चढ़ा के व्यक्त कर रहे होते। ये दिस शोज एक्सट्रीम एग्जैजरेशन इन ए स्टेटमेंट और वट एवर इज बीइंग सेड। जो कुछ भी चीजें कही जा रही हैं उसे आप क्या करते हो? बढ़ा चढ़ा करके व्यक्त करते हो। जैसे एक सेंटेंस देखो, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, जबकि आप संभव है कि किसी को लाखों बार आपने कोई चीज कही हो, लेकिन आपने अगर 10 बार किसी को बोला, बोले भाई तुम्हें तो मिलियन टाइम्स मैंने ये चीज बता रखा है, ठीक है ना? जॉन डन की एक कविता है, आपने पढ़ा होगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जहां पे उन्होंने एक लाइन लिखा है। क्या लिखा है? माई जर्नी विल बी स्पीडियर देन द सन। कहते हैं कि मेरी यात्रा जो होगी, मतलब मैं जो आपसे बिछड़ रहा हूं और बिछड़ने के बाद जो मैं फिर आपके पास आऊंगा, और ये जाने और आने का जो समय होगा ना, यह यात्रा, इस बीच जो हम यात्रा करेंगे वह यात्रा सूर्य के गति से भी तेज होगा। मतलब रात शाम ढलेगी जैसे ही होगा और रात का पहर जैसे बीतेगा, सूर्य जैसे सवेरे दस्तक देंगे, तो उनके गति से भी मेरी गति तीव्र होगी। मतलब ये जीवन और मृत्यु के बीच के समय की बात कर रहे हैं कि जब मैं मरूंगा और फिर दोबारा जन्म लूंगा, और वो जो यात्रा होगी ना, वो हमारे सूर्य की यात्रा से भी तेज होगी। ऐसा संभव है? देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं एग्जैजरेशन। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज एलिटरेशन। इट इज रिलेटेड विद द अकरेंस ऑफ साउंड। इसका प्रयोग कहां किया जाता है? जब आप साउंड के अकरेंस की बात करते हो, साउंड जो बार बार कहीं आ रहा है उसके बारे में आप बात करते हो। चलिए देखते हैं।
रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, अगर एक ही कॉन्सोनेंट साउंड, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, एक ही प्रकार के कॉन्सोनेंट साउंड का अगर नियर बाय या क्लोज वर्ड्स या क्लॉजेज में उनका प्रयोग हो रहा है तो इसी को बोलते हैं एलिटरेशन। देखेंगे बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। याद रहे कि साउंड देखना है हमें, लेटर नहीं देखना है कॉन्सोनेंट, ठीक है ना। जैसे यहां पे देखेंगे सी सेल्स, सी सेल्स बाय द सी शोर, ठीक है ना, सी सेल्स बाय द सी शोर। देखेंगे अगर इन सभी वर्ड्स को जहां जहां मैंने रेड से किया है इन सब में देखेंगे स साउंड, स दिस स साउंड, स ये साउंड, स साउंड जो है इंग्लिश का वो रिपीटेडली यूज हो रहा है और क्लोज्ड वर्ड्स में जो आसपास में प्रयुक्त हुए हैं। इसी को जब कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे हमने बोला पीटर पार्क्ड, ठीक है ना, पीटर पार्क्ड, प आ रहा है ना, प साउंड, इसी को बोलते हैं एलिटरेशन। ऐसा नहीं कि ऑरेंज, ऑरेंज में ओ, ऑरेंज ओ क्या है साउंड आपका, वर्ल साउंड है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ओनोमेटोपोइया। आपने प्रायः सुना होगा कि कोई बच्चा अगर बारंबार किसी गलती को कर रहा है ना तो आप क्या करते हो, मारेंगे एक थप्पड़ ना कान झंझना जाएगा। आपने क्या बोला, कान झंझना जाएगा। ये झंझनाना शब्द क्या है, इसी को ओनोमेटोपोइया बोलते हैं, इसी को हम लोग ओनोमेटोपोइया बोलते हैं। समझ में आई बात, मतलब जब एक ऐसा वर्ड है जो वर्ड किसी साउंड को इमिटेट कर रहा है, मतलब जो साउंड किसी एक्शन के द्वारा या किसी भी तरह से वो अकर हो रहा है, साउंड जो क्रिएट हो रहा है, जो साउंड क्रिएट हो रहा है उस साउंड को ही आपने वर्ड में तब्दील कर दिया, दिस इज कॉल्ड ओनोमेटोपोइया। जैसे नीचे देखेंगे द बीज बज्ड इन द गार्डन, बीज जो है ना, मधुमक्खियां है ना, बजिंग साउंड कर रहे हैं, अगर देखेंगे ना कैसे, तो इसी को आपने बज बोल दिया। बात समझ में आई? जैसे कि आपको मैंने एक सेंटेंस लिखा, द स्नेक, स्नेक क्या करता है, हिस्ड, स्नेक ने हिस किया, उसी साउंड को अपने वर्ड के रूप में फॉर्म कर दिया, दिस इज कॉल्ड ओनोमेटोपोइया। समझ में आई बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन में क्या करते हैं, जो फ्रेज हैं या दो वर्ड्स एक साथ ऐसे प्रयुक्त हुए हैं, ठीक है ना, जो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट है और आपने उनका प्रयोग कर दिया है एक साथ, दीज आर कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन। जैसे कि अगर नीचे एग्जांपल देखेंगे, बिटर स्वीट मेमोरीज, बिटर जो है वो ऑपोजिट वर्ड है किसका, स्वीट का, बट यू हैव कंबाइंड बोथ द डिफरेंट मींस ऑपोजिट वर्ड्स टुगेदर, ठीक है ना। जैसे आप यहां पे देख रहे हो ना बिटर स्वीट, इसी तरह से आप क्या बना सकते हो, जैसे मैंने बोला क्वाइट रेज, मैंने बोला क्वाइट रेज। अब देखिए यहां पे क्वाइट का मतलब होता है शांत और रेज का मतलब होता है गुस्सा। ये क्या है, शांत गुस्सा क्या है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन व्हेन यू आर पुटिंग टू ऑपोजिट वर्ड्स टुगेदर टू मेक अ न्यू मीनिंग, ओके, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दिस इज आयरनी। नेक्स्ट वन इज irony. Irony is something saying the opposite of what is meant. आप वो कहना चाह रहे हो जो, मतलब आप जो कहना चाह रहे हो उसका उल्टा मतलब समझा गया। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, ओ ग्रेट अनदर ट्रैफिक जैम। अब देखो यहां पे क्या है, ओ ग्रेट, ग्रेट शब्द का प्रयोग कहां करते हैं, अच्छे चीजों के लिए करते हैं ना, जहां आपको खुशी मिल रही है। बट यहां जो आगे आपने जो स्टेटमेंट दिया, क्या, एक बार फिर एक और जाम में फंस गए हम ना। आप देखते हो कि आपका कोई सिचुएशन है, जैसे आपने किसी की मदद की और उसने क्या किया, आपके प्रति क्या है, वो थोड़ा सा भी ग्रेटिट्यूड नहीं रख रहा है, मतलब आपने मदद की और उसी ने आपकी बुराई कर दी, भाई ये तो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, दिस इज कॉल्ड आयरनी। मींस आप जो भी कह रहे हो उसके विपरीत रिजल्ट्स आ रहे हैं या उसके मतलब विपरीत समझे जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड आयरनी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट हमारा है पन। पन क्या है,
कहता है कि इट इज अ ह्यूमरस प्ले ऑन वर्ड्स। यहाँ पे आप शब्दों के साथ खेलते हैं, मतलब एक आपने वर्ड ऐसे प्रयोग किया कि जिसके दो मीनिंग निकल के आ रहे हैं, और आपने इसके मीनिंग को किसके ऊपर छोड़ दिया समझने के लिए? रीडर के ऊपर छोड़ दिया कि वो लिटरल मीनिंग ले रहा है या फिगरेटिव मीनिंग ले रहा है। अगर हम नीचे वाले सेंटेंस को देखें तो पाएंगे आई यूज टू बी अ बेकर, मैं एक बेकर हुआ करता था, ठीक है ना, बट आई कुडंट मेक इनफ डॉ, लेकिन मैं ज्यादा डॉ बना नहीं सका। अब कहेंगे सर डॉ क्या होता है? एक तो लिटरल मीनिंग की अगर हम बात करें, अगर हम लिटरल मीनिंग की बात करें तो डॉ होता है जब आटे और पानी को मिला करके आप क्या बनाते हो? ब्रेड बनाते हो। क्या बनाते हो? ब्रेड। तो ब्रेड इसका हो गया, बेकर है तो ब्रेड ही बनाएगा। क्लियर है? कहता है कि मैं बेकर था बट मैं ज्यादा क्या ब्रेड नहीं बना सका। एक तो ये मीनिंग हो गया लिटरल मीनिंग। और फिगरेटिव मीनिंग की अगर हम बात करें तो डॉ का मतलब होता है यहां पे होगा मनी। यहां पे क्या अर्थ होगा? मनी। अब देखिए आप क्या नॉर्मली अगर कोई देखे कोई पढ़े तो क्या कहेगा कि वो एक बेकर था और वो ज्यादा ब्रेड नहीं बना सका, किन्हीं कारणों से नहीं बना सका होगा। लेकिन इसका फिगरेटिव मीनिंग क्या निकल के आ रहा है कि वह एक बेकर था, लेकिन बेकर होते हुए भी वो ज्यादा पैसे नहीं बना सका। आपको नहीं लग रहा कि दिस इज अ प्ले ऑन वर्ड्स? दिस इज कॉल्ड पन एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस। ओके, चले आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट हमारा है एसोनेंस। वंस अगेन इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द अकरेंस ऑफ साउंड। कहता है कि रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड्स। ये क्या है? हमने देखा था पीछे, कौन सा देखा था? एलिट्रेशन। वहां पे क्या था हमारा? इनिशियल साउंडिंग जो था वो कैसा हो रहा था? क्लोजली रिलेटेड वर्ड्स में क्या था? कॉन्सोनेंट साउंड थे। अब यहां पे देखेंगे दिस इज द रिपीटेशन ऑफ vowel sounds. ओके, इस एग्जाम्पल को पहले समझेंगे। द रेन इन स्पेन स्टेज मेनली इन द प्लेन। अब ये याद रखना है, एसोनेंस को खास करके देखेंगे कि कोई वर्ड है तो विद इन द वर्ड्स के बीच में हम देखेंगे कुछ हमारा ऐसा साउंड होगा जो दूसरे वर्ड में उसी साउंड को या उसी वॉवेल साउंड को रिपीट किया जाएगा। देखेंगे रेन शब्द में ए आई ए, स्पेन में ए, रेन स्पेन, देख रहे हैं? स्टेज तो यहां नहीं है। मेन में देखेंगे यहां पे फिर प्लेन। ये देखेंगे अगर इन सभी जो मैंने रेड इंक से नीचे लिखा है उसमें देखेंगे ए यार है ना, रेन स्पेन मेन प्लेन, ये सब इंटरनल साउंड को देखेंगे यहां पे। और वो इंटरनल साउंड क्या है? वॉवेल साउंड। दिस इज कॉल्ड एसोनेंस। समझ में आई बात? चलिए आपका ये टास्क रहा कि आप 2-4 जितने भी हो सके ऐसे एसोनेंस के उदाहरण कमेंट्स में जरूर लिखे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी क्या होता है? एपोस्ट्रोफी है एक एड्रेस करते हैं किसी को जो पर्सन या ऑब्जेक्ट है ही नहीं वहां पे। बात समझ में? इट इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली no is before you or there is no one, means in the absence of someone or something you are addressing। मतलब किसी भी व्यक्ति या वस्तु के अनुपस्थिति में आप उसको एड्रेस कर रहे हो। ओ डेथ वेयर इज द स्टिंग, ओ मृत्यु कहाँ है आपके डंक, मतलब आओ और मुझे डंक मारो, मुझे ले चलो। मतलब इन एब्सेंस ऑफ डेथ यू आर एड्रेसिंग डेथ। समझ में आई बात? नहीं, जैसे कि आप ओ रोमियो वेयर आर यू, एक्चुअली रोमियो है नहीं वहां पे, रोमियो मर चुका है। बात समझ रहे हो? दिस इज कॉल्ड एपोस्ट्रोफी। क्लियर है? आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा यूफेमिज्म। यूफेमिज्म है क्या और हम सबसे ज्यादा जीवन में कई एक ऐसे अवसर आते हैं हमारे जीवन में जहां पे हम यूफेमिज्म का प्रयोग करते हैं। इसको मैं जैसे ही समझाऊंगा ना आप कहेंगे यस ऑब्वियसली सर। ए माइल्ड वे ऑफ सेइंग समथिंग हार्श। एक जब कहते हैं ना कि आप कोई कटु चीज को बहुत ही मतलब ऐसी सच्चाई को व्यक्त कर रहे हो जो बड़ा ही कठोर है, जैसे किसी के निधन के समाचार को आप बताते हो तो कैसे बोलते हो? वो मर गया? नहीं, अरे अब वो नहीं रहे। दिस इज कॉल्ड यूफेमिज्म। मतलब किसी हार्श जो है ना, कोई हार्श
चीज है जिसको आप बड़े माइल्डली बोलते हो, बड़े ही उसको मृदु भाषा में बोलते हो। दिस इज कॉल्ड यूफेमिज्म। जैसे ही पास्ड अवे इंस्टेड ऑफ ही डाइड, हम बोलते हैं ही डाइड, ये आपका क्या हो गया? यूफेमिज्म नहीं हुआ। इसमें आपने डायरेक्टली क्या कर दिया, उसको जो सच्चाई है वो बता दिया। लेकिन इसी को क्या किया आपने? ही पास्ड अवे। ही पास्ड अवे का मतलब क्या हो गया? अब वो नहीं रहे, गुजर गए। इसका मतलब है आपने ही डाइड इसको क्या कर दिया? माइल्ड वे में आपने इस चीज को बोला। क्लियर है? चलिए आगे। नेक्स्ट हमारा है एंटीथेसिस। एंटी शब्द जैसे ही दिखा तो आपका दिमाग काम करने लगा होगा कि कोई चीज विपरीत कही जा रही होगी। एंटी मतलब अगेंस्ट, लाइक दैट। एक्चुअली ऐसा ही है। कहता है कि ये कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को एक ही सेंटेंस में व्यक्त करते हैं। मतलब क्या, आप एक ऐसा सेंटेंस बना रहे हो जिसमें दो आइडियाज को रिप्रेजेंट कर रहे हो। पहला वाला आइडिया जो है ना दूसरे वाले के कॉन्ट्रास्ट में है। मतलब पहले जो बोल रहे हो ना, आप अपने ही बोले हुए चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। आपने जो बोला उसी को चैलेंज कर रहे हो। कैसे? कहता है स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन। आप बोल रहे हो कि स्पीच इज सिल्वर, कि मतलब अगर आप कुछ भी बोलते हो ना तो वो भाई क्या कहता है, चांदी जैसा है। ठीक है ना? जो कुछ भी बोलते हैं उसको आपने कंपेयर किससे किया? सिल्वर से। यहां पे क्या है? स्पीच इज सिल्वर, इट मींस मेटाफर है। यहां आपने स्पीच को सिल्वर बोल दिया, ये भी ध्यान रखना है। चलिए, बट साइलेंस इज गोल्डन। लेकिन कहते हो कि भैया कभी कभी चुप रहना जो है ना वो स्वर्णिम है। मतलब कहता है बोलना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी साइलेंट रहना वो उससे भी अच्छी बात है। मतलब आपको नहीं लग रहा कि पहले जो आपने इस सेंटेंस के इस क्लॉज में जो आपने बातें कही हैं वो बाद में कही गई चीजों के ऑपोजिट हैं? बात समझ में आ रही है? दिस इज कॉल्ड एंटीथेसिस। आपने एक वो सुना होगा, क्या सुना होगा? दिस इज द बेस्ट, ठीक है ना? दिस इज द बेस्ट एंड दिस इज द वर्स्ट। ये सही भी है और क्या है, बहुत बुरा भी है। एक दूसरे के क्या हो गए? एंटीथेसिस हो गए। आई होप कि आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट वन इज पैराडॉक्स। पैराडॉक्स है क्या, देखते हैं। कहता है ए सीमिंगली कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट। ये फिर इसका भी संबंध है किससे? कॉन्ट्रोडिक्शन से। ऐसा चीज है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जो आपको प्रतीत हो रहा है कि वो विरोधाभासी है। जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के ऑपोजिट कोई वो मीनिंग कन्वे कर रहा है। जैसे कहता है द ओनली कांस्टेंट इज चेंज। आपको नहीं लग रहा कि क्या इस दुनिया में कोई अगर एक चीज जो कांस्टेंट है वो क्या है? चेंज है। ये एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट वर्ड है। दिस इज कॉल्ड पैराडॉक्स। आप कह रहे हो कि इस दुनिया में एक ही चीज है जो स्थिर है या स्थावर है। क्या है वो? परिवर्तन। तब परिवर्तन जब हो ही रहा है तो अस्थावर, अस्थावर तो किस चीज को दिखाता है? कि कोई भी चीज जो परमानेंट है। लेकिन आप क्या दिखा रहे हो? परमानेंसी किस चीज की? चेंजिंग की। मतलब चेंजिंग होता रहेगा, उसमें कभी ठहराव नहीं आएगा। दिस इज कॉल्ड पैराडॉक्स एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस और फिगर्स ऑफ स्पीच। इंजॉय कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? नेक्स्ट हमारा है कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम देखेंगे कि फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है, क्यों आवश्यक है। कहता है फिगर्स ऑफ स्पीच इनहैंस एक्सप्रेशन एंड ऐड क्रिएटिविटी टू लैंग्वेज। सिंपल सी बात है, हमने इतना चीजों को देखा, इसमें क्या सीखा कि फिगर्स ऑफ स्पीच जो है ना हमारे एक्सप्रेशन को क्रिएटिव बनाते हैं और लैंग्वेज को ब्यूटिफाई करते हैं, ब्यूटी को ऐड करते हैं। ठीक है ना? और इसे समझना जो है ना ये क्या करता है? हमारे इंप्रूवमेंट लाता है किस में? राइटिंग और स्पीच में। और ये आपके राइटिंग को और स्पीच को और भी बेहतर बनाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।